डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 11। लास्ट लेक्चर में अपन ने आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिफ्थ पॉइंट, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। संकुल यौगिकों में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले दिया गया बॉन्डिंग इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में सबसे पहले अपन देखेंगे वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी जो कि बहुत ही एलिमेंट्री आइडियाज देती है, लेकिन अल्फ्रेड वर्नर और उनकी जो वर्नर थ्योरी है वही सबसे पहले फैक्ट्स है जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्रॉपर्ली समझाया। फिर उसके बाद अपन देखेंगे जो बातें समझा नहीं पाए वहां दिया गया वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक वीबीटी आपने नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ी थी, वीबीटी ऑफ नॉर्मल कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को छोड़ दीजिए, तो नॉर्मल कंपाउंड्स की, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक की, वो था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर उसके बाद में जो ओवरलैपिंग की थ्योरी के रूप में दिया गया था हिटलर एंड लंदन के द्वारा, फिर पॉलिंग और स्लेटर ने उसको रिवाइज किया था, वो वीबीटी भी पॉलिंग ने दिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीबीटी। फिर अपन थर्ड देखेंगे सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और फिर डी पॉइंट है एमओटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एमओटी है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है। हम केवल इन तीन थ्योरीज को देखेंगे, वर्नर थ्योरी, वीबीटी एंड सीएफटी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी। ए वर्नर थ्योरी, वर्नर सिद्धांत। वर्नर थ्योरी वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर। कब दिया था उन्होंने? 1893 में ये थ्योरी दे दिया था। 1893 में उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दिया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं, कौन से मेटल बनाएंगे, बड़े स्पेशल कंपाउंड होते हैं, क्या स्पेशलिटी होती है इनके अंदर। अल्फ्रेड वर्नर को अपन लोग फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इस ब्रांच को बनाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको उस समय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता था, उनकी स्टडी की। और उनको स्टडी करके उन्होंने पाया कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ये हमारे बड़े काम के हैं, डेली लाइफ में ह्यूमंस के लिए बहुत काम के हैं। ये इंडस्ट्रियली बहुत ज्यादा यूजफुल है, मेडिसिनल यूज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज है। और इन्होंने इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस बताते हुए इसको ह्यूमन सोसाइटी में, साइंटिफिक वर्ल्ड में स्टेब्लिश किया। इन्होंने देखिए उस समय तक जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे वो भी एडिशन कंपाउंड की तरह, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की तरह माने जाते थे। जिस तरह डबल सॉल्ट बन जाता था उसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता था। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डबल सॉल्ट से अलग होता है, उसमें क्या खासियत होती है, वो सब बातें इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाली मेटल्स होती है ना, ये बड़ी स्पेशल टाइप की मेटल्स होती है। इनमें नॉर्मल मेटल की तुलना में एक बड़ी स्पेशल बात मिलती है, और वो होता है कि नॉर्मल मेटल जो है, जैसे NaCl है, NaCl जो है ये एक नॉर्मल मेटल है जो कि NaCl कंपाउंड बना रहा है। Na एक नॉर्मल मेटल है, तो Na+ एंड Cl-, ये मेटल जो है पॉजिटिव आयन, कैटायन, धनायन बनाएगा, और ये नेगेटिव आयन के साथ बना रहेगा, साथ मिलेगा। इसी तरह से कोई भी मेटल है तो ये कहलाएगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी। जिस मेटल जितना पॉजिटिव आयन बनाता है और वो अपनी उतनी वैलेंसी फिर नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई करता है, वो कहलाएगी उसकी प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होती है, ज्यादातर मेटल में जो S ब्लॉक मेटल्स हैं इनमें केवल प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं। लेकिन जो कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने वाली मेटल्स होती है, जैसे D ब्लॉक मेटल्स, कुछ P ब्लॉक मेटल्स, इनमें क्या होता है कि प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ एक सेकेंडरी वैलेंसी नाम की वैलेंसी भी होती है, और उस सेकेंडरी वैलेंसी को वो सेटिस्फाई करने लग जाता है आफ्टर ए सर्टेन लिमिट। और उस प्राइमरी वैलेंसी भी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी भी होती है, दोनों होती है, और दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई करने की वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। तो उनका जो वर्नर थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे, इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स के, जैसे अपन एटॉमिक थ्योरी में बोहर के पोस्टुलेट देखते हैं, बोहर्स पोस्टुलेट, कि जब कोई साइंस में कोई ऐसी बात कहा जाता है जिसका कोई बेस नहीं हो, लेकिन जिसके बेस पर, जिसके आधार पर, उस बात का खुद का कोई बेस नहीं हो, कोई थियोरेटिकल बेस नहीं हो,
कोई लॉजिकल बेस नहीं हो, कोई मैथमेटिकल बेस नहीं हो, लेकिन जिसके बेस पर कोई प्रैक्टिकल फैक्ट समझा दिया जाए, जिसके आधार पर कोई प्रैक्टिकल फैक्ट समझा दिया जाए साइंस का, तो हम उस बात को, उस स्टेटमेंट को, उस फॉर्मूला को हम साइंस में पोस्टुलेट बोलने लग जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं अभिकल्पना, पोस्टुलेट या अभिकल्पना। तो वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको बाद में बोलने लगे, पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए अपनी थ्योरी के अंदर। तो वो मेन पोस्टुलेट्स क्या है? मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी आर, सबसे पहला पोस्टुलेट है कि सम सर्टेन मेटल्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाली मेटल्स tends to form complex compound have two types of valencies. इनके पास 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज होती है। कौन कौन सी? एक तो इनकी होती है प्राइमरी वैलेंसी, ये तो नॉर्मल जो मेटल की वैलेंसी होती है एज ए पॉजिटिव आयन वही होती है, और एक इनमें होती है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी तो प्राइमरी वैलेंसी होती है एक, और एक होती है इनमें सेकेंडरी वैलेंसी। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में? देखिए, पहला बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनाइजेबल होती है। ये प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव, इट विल बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ओनली, क्योंकि ये जो है वो प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनिक वैलेंसी है। ये जो पॉजिटिव आयन बनाता है मेटल, उसके कारण जो इसमें वैलेंसी आती है वो प्राइमरी वैलेंसी के लिए सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन ओनली। जबकि ये जो है बी, ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी, ये जो होती है इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल आयंस और sometimes by positive ion, by positive ion, maybe by positive ions, sometimes maybe by positive ions, तो सबसे सेटिस्फाई हो सकती है। ये जो होती है वो आयोनिक वैलेंसी होती है, आयोनिक वैलेंसी है, ये आयनिक वैलेंसी है in form of ionic bond, it form ionic bond due to ionic bond है, due to ionic bond। जबकि ये जो है कि ये जो वैलेंसी है ये it is not ionic valency, it is something like covalent or coordination valency, it is not ionic, ये बोल दिया केवल, it is not ionic valency, it is other than ionic valency, कुछ अदर कोई दूसरा exact nature could not be given, exact nature or explanation of bond could not be not given। लेकिन उन्होंने बोला कि इट इज नॉट आयनिक वैलेंसी, ये आयनिक, इट इज आयोनाइजेबल माने और मे बी डिसोसिएटेड, आयोनाइजेबल मतलब डिसॉल्व्ड इन एक्वस मीडियम। जबकि ये जो होती है इट इज नॉट डिसॉल्वेबल और डजंट टर्मिनेट इनटू इन एक्वस मीडियम। ये जो इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला जो बॉन्ड होता है ना, जिसकी एग्जैक्ट नेचर नहीं मालूम है, ये वाटर एक्वस मीडियम में टूटता नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी जो ग्रुप सेटिस्फाई करने लग जाता है वो ग्रुप फिर वाटर मीडियम में भी उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला जो बॉन्ड है जिसकी नेचर हमें पूरी तरह से पता नहीं है, वो वाटर में डिसोल्वेबल नहीं है, वो वाटर मीडियम में टूटता नहीं है आयनिक बॉन्ड की तरह। इसलिए ये जो वैलेंसी है और इसको सेटिस्फाई करने वाला बॉन्ड है, ये वाटर मीडियम में भी स्टेबल रहेगा, वाटर में भी डिसोसिएट नहीं होगा, वाटर में भी टूटेगा नहीं। ये जो, और फिर इसके बाद और बताइए प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर जो और पॉइंट्स बताए गए वो भी ध्यान से देख लीजिए। इसको हम, उन्होंने बोला
कि इसको हम जो ना इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जो प्राइमरी वैलेंसी है ना, बॉन्ड फॉर बॉन्ड सेटिस्फाई, इट विल नहीं बॉन्ड ऑफ दिस वैलेंसी जो आयनिक बॉन्ड होगा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉट डॉट डॉट, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसके द्वारा। जबकि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, बॉन्ड ऑफ दिस वैलेंसी जो कि जिसकी नेचर हमें पता नहीं है, बॉन्ड ऑफ दिस कैसे बन रहा है उनके दोनों के बीच में, बॉन्ड ऑफ दिस वैलेंसी इज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल सिंपल डैश। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और इसको जो ज्यादा हम समझने के लिए आज ये पॉइंट वर्नर की थ्योरी में नहीं था, ये तो अपन लिख रहे हैं। एट प्रेजेंट इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मैटर, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मैटर। ठीक है ना। आजकल जो प्राइमरी वैलेंसी जिसको वर्नर ने बोला था, आजकल हम उसी को ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मैटर बोलते हैं, +1 +2 +3। तो वो जो ऑक्सीडेशन नंबर का प्लस सिंबल हटा दीजिए तो 1 2 3 क्या हो जाएगा, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज जितना होता है वो प्राइमरी वैलेंसी, पॉजिटिव हटा दीजिए तो वो खाली वैल्यू जो है वो प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगी। और इसमें लिख लीजिए ई पॉइंट, इट इज एट प्रेजेंट आजकल हम जो मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मैटर है ना। और वो जो इसको जिसको सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, न्यूट्रल आयन और समटाइम्स मे बी बाय पॉजिटिव आयन, जिनको हम इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप को हम लिगेंड्स बोलते हैं, कॉल्ड लिगेंड्स। इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है। एक पहले बातें बताया कि दो तरह की वैलेंसी होती है। अच्छा, एक कमाल की बात और है कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, आगे भी कुछ और बातें बताई कि सेकेंडरी वैलेंसी कब शो करेगा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये तो पहला पॉइंट था कि भाई जो मेटल्स हैं उनके पास दो तरह की वैलेंसीज होती है, जिनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाली कैपेबल मेटल्स होती है वो। फिर आगे क्या, फिर उन्होंने बोला कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो कि आयनिक वैलेंसी है, जो कि वाटर मीडियम में डिसोसिएट हो जाएगी, वो तो ठीक है, वो तो वाटर मीडियम में डिसोसिएट हो जाएगी। लेकिन ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, इसके बारे में बोला, ग्रुप्स जिनको हम आज लिगेंड्स बोलते हैं, सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी of metal arranged in following different manner or spatial arrangement around central metal, different in following different manner spatial arrangement around central metal, depending upon their coordination number। जैसे उन्होंने बोला किस समय 1893 में बिना किसी केमिकल बॉन्डिंग के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बिना भी ये सब बातें बता दी। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल जो है वो अगर ये है तो जो अरेंजमेंट ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स satisfying secondary valency
स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी अराउंड सेंट्रल मेटल क्या होना चाहिए। उन्होंने अगर 2 है तो लीनियर होना चाहिए, देखो कितनी कमाल की बात है। 3 है तो ट्राइंगुलर प्लेनर होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बता दिया कि 4 है तो 2 हो सकते हैं। जिस कई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जिसमें सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले 4 ग्रुप सेंट्रल मेटल के साथ अटैच्ड है, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रखेंगे। और कुछ ऐसे दूसरे हो सकते हैं, सारे जर्नी इस पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, और कुछ स्क्वायर प्लेनर रखेंगे। देखिए कितनी कमाल की बात है, बड़े एक्सपीरियंस, खूब सारे प्रैक्टिकल वर्क किए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, उनके बेस पर बहुत सारी हाइपोथेटिकल बातें एज्यूम की, बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे पोस्टुलेट्स जो है बनाए, और क्या कमाल की बातें बताई जो आज भी एज इट इज एप्लीकेबल है। 5 है तो वही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये भी बोल दिया कि उनमें से भी जो ये 6 और ये 4 है ये ज्यादा मिलेंगे। 6 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स ज्यादा मिलेंगे, नेचर के अंदर ज्यादा मिलते हैं, ये भी साथ साथ बता दिया। हालांकि इसका कोई परफेक्ट रीजन नहीं बताया, लेकिन ये बात भी उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप्स हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तथा किसी स्पेशल बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड रहेंगे सेंट्रल मेटल के साथ, जिसकी नेचर भी हमें नहीं पता, जो बॉन्ड जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला जो ग्रुप है वो वाटर मीडियम में भी उस सेंट्रल मेटल से डिटैच नहीं होगा, अलग नहीं होगा। जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने लग जाएगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप जो है वो सेंट्रल मेटल के चारों तरफ एक डेफिनेट स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं हमेशा, और जो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है, और जो इस तरह से हो सकती है। तो ये बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद में फिर आगे बढ़े, और जो है वो आगे बढ़े अपने वर्नर, उन्होंने और भी कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक जैसे प्राइमरी वैलेंसी है वो तो किससे सेटिस्फाई हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी तो किससे सेटिस्फाई हो रही है, नेगेटिव आयन से, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, वो नेगेटिव आयन से भी हो सकती है, वो पॉजिटिव आयन से भी हो सकती है, नेगेटिव आयन से भी हो सकती है, पॉजिटिव आयन से भी हो सकती है, पॉजिटिव आयन से कभी कभार होगी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हो सकती है। उसमें एक बात और बताई उन्होंने, तीसरी बात, A negative ion may satisfy both primary and secondary valency of central metal simultaneously। एक नेगेटिव आयन जो है वो सेंट्रल मेटल की प्राइमरी और प्राथमिक और सेकेंडरी द्वितीयक संयोजकता दोनों एक साथ संतुष्ट कर सकता है, एक साथ ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर सकता है ना, एक केवल एक भी कर सकता है और दोनों एक साथ भी संतुष्ट कर सकता है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर प्रेफर्ड with respect to negative ions for secondary valency, है ना, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, फॉर सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीय संयोजकता सेकेंडरी वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ज्यादा प्रेफर करेगा विद रेस्पेक्ट टू नेगेटिव आयंस सेंट्रल मेटल, कि अगर मजबूरी है तो नेगेटिव आयन से भी करेगा, मजबूरी नहीं है तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो फिर पहले सेकेंडरी वैलेंसी उससे सेटिस्फाई करना चाहेगा। नेक्स्ट, पांचवी बात जो बताई गई कि सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड्स या ग्रुप्स, जिनको हम लिगेंड्स बोलने लगे बाद में, ग्रुप्स सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी विद और विदाउट प्राइमरी वैलेंसी, चाहे वो प्राइमरी वैलेंसी के साथ सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ग्रुप्स सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंसी
with or without primary valency, with or without primary valency of central metal are written, should be written in, will be written in, वो रूल भी बना रहे हैं साथ साथ उनको लिखने के, शुड बी रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु और वो ग्रुप्स, वो समूह, चाहे वो नेगेटिव आयन हो, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो कभी कभार, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चाहे वो अकेले सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव आयन है तो, और अगर वो नेगेटिव आयन है तो दोनों वैलेंसी को हो सकता है एक साथ सेटिस्फाई करे, तो जो है वो विद और विदाउट एक साथ केंद्रीय धातु तथा वे समूह जो कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, चाहे प्राइमरी वैलेंसी के साथ चाहे प्राइमरी वैलेंसी के बिना, वे सदैव स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे जाने चाहिए। उतना उतना भाग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है सेंट्रल मेटल की, उन आयंस को हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अगर पॉजिटिव आयन है तो पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन है तो बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से जो है वो कुछ रूल्स बनाए, और फिर एक एक्सपेरिमेंट किया ये पोस्टुलेट्स बनाने के बाद, जिसको हम बोलते हैं वर्नर एक्सपेरिमेंट। और उस वर्नर एक्सपेरिमेंट के बेस पर वर्नर ने इन सारी बातों, इन पोस्टुलेट्स को उस पर अप्लाई करते हुए हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखना सिखाया। ध्यान से देखना। तो ये हो गई पोस्टुलेट्स, सारी की सारी पोस्टुलेट्स हो गई। इन पोस्टुलेट्स के बाद सेकंड पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, हम देखते हैं ये पोस्टुलेट्स के बाद में, पोस्टुलेट्स को आप ए पॉइंट डाल लीजिएगा। फिर सेकंड पॉइंट जो वर्नर कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया वर्नर ने। उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, वर्नर्स एक्सपेरिमेंट, और फिर इस एक्सपेरिमेंट को जो प्रैक्टिकली उनको जो रिजल्ट मिला उसको उन्होंने अपनी पोस्टुलेट से समझाया, और तब जाकर के हमें पूरी बॉन्डिंग समझ में आएगी। और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये डबल सॉल्ट से डिफरेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनको आज बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने ऐसा देखा कि जब मैं कोबाल्ट क्लोराइड नाम का एक कंपाउंड लेता हूं और उसको मैं 6 अमोनिया के साथ जो है वो रिएक्ट करवाता हूं, तो एक एडिशन कंपाउंड बन जाता है COCl3.6NH3। मुझे नहीं मालूम ये कैसा बन रहा है, एक बार मैं इसको डबल सॉल्ट की तरह लिख रहा हूँ डॉट लगा करके। अभी स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो मेथड है, किसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, किसको बाहर लिखना है, वो सब बाद में समझाऊंगा। ये बन जाता है, पूरे के पूरे 6 अमोनिया इस 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जो कि बाद में जब वाटर मीडियम में वापस डिसॉल्व करते हैं तो इसको बनाने के बाद, एडिशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको बनाने के बाद इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 से जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इसको बनाने के बाद एप्रोप्रिएट टेम्परेचर एक्सेट्रा दे दिया, ये कंपाउंड बन गया। बन करके हमने इसकी स्टडी कर ली, और उसके बाद में एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ वापस को वाटर में डिसॉल्व किया, तो इसने 3 मोल AgCl PPT दिया, PPT ऑफ 3 मोल AgCl PPT मिला अपन को। यानी इसकी जो तीनों क्लोराइड थी वो फ्री क्लोराइड के रूप में पड़ी थी। जो AgNO3 का जो सिल्वर आयन है ना, वो फ्री क्लोराइड को, जो वाटर में आयोनाइजेबल क्लोराइड होती है, केवल उसी के साथ कंबाइन हो सकता है, और 3 मोल AgCl का PPT मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने COCl3 प्लस 5NH3 के साथ रिएक्शन करवाया, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया, तो भी एक अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, जिसका फॉर्मूला ये आ रहा था। लेकिन इसको बनाने के बाद जब मैंने वापस एक्सेस ऑफ AgNO3 से इसको रिएक्शन करवाया, तो 2 मोल AgCl PPT ही मिला, 3 मोल नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, COCl3 प्लस 4NH3 को एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया, COCl3.4NH3 दो तरह के कंपाउंड बने। उन्होंने कहा इसमें भी ये सेम फॉर्मूला रखने वाले 2 तरह के कंपाउंड बने, एक ग्रीन कलर का था और एक वॉयलेट कलर का था। ग्रीन कलर वाला भी यही फॉर्मूला, वॉयलेट कलर वाला भी यही फॉर्मूला, और उन दोनों को, ग्रीन कलर वाले को भी वॉयलेट वाले को, दोनों को एक्सेस ऑफ AgNO3 के आधिक्य से जब वापस रिएक्शन करवाया, तो 1 मोल AgCl PPT मिला, 1 मोल AgCl। इससे भी ये मिला
इससे भी मिला। इसके मतलब इसके पास 1 मोल फ्री क्लोराइड ही थी। जो बाकी 2 क्लोराइड है वो कहाँ चली गई, क्या हो गया उसका, यहाँ पर जो 3 है उसमें से 2 मोल ही फ्री क्लोराइड क्यों है, और यहाँ जो 3 है वो 3 की 3 फ्री क्यों है, ये सब वर्णन आगे समझाएंगे अपनी पोस्टुलेट से। फिर एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा था कि जब मैंने COCl3 प्लस 3NH3 से रिएक्शन करवाया, एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया, अगेन COCl3 डॉट 3NH3 एक नया कॉम्प्लेक्स बना जो इन सब से अलग था, और उसको जब मैंने AgNO3 के एक्सेस से बनने के बाद जब वापस रिएक्शन करवाया, नो PPT ऑफ AgCl नहीं मिला। फिर मैंने जब एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया, वर्णन ने कहा कि COCl3 प्लस 2NH3, तो साहब कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना। मैंने खूब टेम्परेचर दे दे के देख लिया, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। और जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये तीनों की तीनों क्लोराइड फ्री पड़ी थी। तो जैसे ही कोबाल्ट क्लोराइड के अंदर तो ये तो कंपाउंड है, सॉल्ट है, तो CO प्लस 3 Cl माइनस में और AgN3 डाला तो 3 मोल क्लोराइड के साथ 3 मोल क्लोराइड AgCl के रूप में, PPT के रूप में मिल गए। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने COCl3 प्लस NH3 को 1 मोल के साथ 1 मोल डाला तो कोई कंपाउंड ही नहीं बना। ये एक्सपेरिमेंट वर्नर ने देखा, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। अब वर्नर ने अपनी पोस्टुलेट की हेल्प से इसको समझाना स्टार्ट किया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्नर ने कहा कि देखो ये सारी स्टोरी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए हो रही है इस तरह से। अब एक एक करके 1 बाय 1 समझाया। ये वाला पोर्शन एक बार मैं मिटा देता हूं। उन्होंने कहा कि जब कोबाल्ट जो है ना, ये एक ऐसा मेटल है जिसकी प्राइमरी वैलेंसी तो है 3, कोबाल्ट प्लस 3 आयन बना रहा है, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है 6 सेकेंडरी वैलेंसी है। जब तक कोबाल्ट को, पॉजिटिव आयन को, केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले 3 ग्रुप ही 1 मोल 1 CO प्लस 3 के रेस्पेक्ट में 3 माइनस 1 चार्ज वाले आयन ही मिलते रहते हैं, तब तक ये केवल प्राइमरी वैलेंसी रखता है, ये अपनी सेकेंडरी वैलेंसी शो ही नहीं करता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाली जो मेटल्स होती है, ये अपनी सेकेंडरी वैलेंसी तभी शो करके अपने असली रूप में आती है, सेकेंडरी वैलेंसी वाले रूप में आती है, जब सेकेंडरी वैलेंसी उनकी जो है उसको सेटिस्फाई करने जितने, उसको संतुष्ट करने जितनी संख्या में सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप पर मोल ऑफ आयन के साथ अवेलेबल हो जाए। तब नहीं होंगे तब तक वो चुपचाप अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को छुपाए भूला हुआ बैठा रहेगा, है ना। भाई हनुमान जी को जैसे अपना बल याद नहीं रहता, एक नॉर्मल प्राणी की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही जामवंत जो है वो दिखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उस समय हनुमान जी अपनी जो है ताकत दिखा करके उस रूप में आ जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने वाली सेंट्रल मेटल होती है कि जब तक इनको वो जामवंत सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप नहीं मिलते एप्रोप्रिएट नंबर में जो उनकी सेकेंडरी वैलेंसी है, तब तक वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी के रूप में ही जो है वो दिखाते हुए, शो करते हुए प्राइमरी वैलेंसी को ही, सेकेंडरी वैलेंसी को भूले से रहते हैं और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सॉल्यूशन के अंदर उनको सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला ग्रुप उचित संख्या में मिल जाता है, तब उनको अपनी सेकेंडरी वैलेंसी भी याद आ जाती है और फिर अब वो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस समय वो नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अब कोबाल्ट प्लस 3 की सेकेंडरी वैलेंसी 6 थी, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी केवल कोबाल्ट क्लोराइड था तो उसके पास अवेलेबल नहीं था। एक कोबाल्ट के पास केवल 3 क्लोराइड थी, तो कोबाल्ट बेचारा चुपचाप अपना प्राइमरी वैलेंसी को इन 3 क्लोराइड के साथ सेटिस्फाई करते हुए नॉर्मल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रह रहा था। फिर एक ऐसे सॉल्यूशन में गया जाए, एक अमोनिया और मिला। कोबाल्ट ने सोचा कि एक अमोनिया से तो एक सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करूंगा और इन तीनों से प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा हूं, लेकिन इनसे सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकता हूं, तो 3 और 1 4 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाएगी, जबकि अपनी सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। चुपचाप बैठे रहो, भूले रहो, कोई सेकेंडरी वैलेंसी नहीं, इसलिए कोई कंपाउंड नहीं बना। जब 2 अमोनिया मिले तो कोई जो है वो 3 क्लोराइड से जिससे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा था उसे सेकेंडरी भी सेटिस्फाई कर सकता है मौका मिलने पर, है ना, मौका पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर। और 2 अमोनिया से 2 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर पाएगा, इससे प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करना ही नहीं है, तो 3 और 2 5 सेकेंडरी वैलेंसी हो पाएगी, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी अपनी 6 है। चुपचाप बैठे रहो,
कुछ कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड को 3 मोल अमोनिया मिला, अब उसको जो है वो अपना याद आया सेकेंडरी वैलेंसी, क्या अपनी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, ये 3 क्लोराइड अपनी सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, अभी तो अपन नहीं कर रहे हैं इनसे सेटिस्फाई, और ये 3 अमोनिया और आगे ये भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो सकती है। तो चलो फिर दोनों ही सेटिस्फाई कर लेते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स बना लिया। और 3 क्लोराइड प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करने लगे और 3 अमोनिया केवल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने लगे। और इन सबको फिर उन्होंने कहा जो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के साथ सेकेंडरी सेटिस्फाई करें या केवल सेकेंडरी सेटिस्फाई करें, उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे हिसाब से कोबाल्ट क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है ना वो ये हो जाना चाहिए जब ये कॉम्प्लेक्स में बदल जाएगा कि ये CO+3 जो है, ध्यान देना, ये जो CO+3 है, ये CO+3 3 क्लोराइड के साथ तो अपनी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ही रहा था, Cl- प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ही रहा था, उनके साथ भी अब सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने लग जाता है। प्राइमरी तो पहले से ही कर रहा था, प्राइमरी तो पहले से ही सेटिस्फाई कर रहा था कोबाल्ट+3। प्राइमरी ये डॉटेड वाली कौन सी है, प्राइमरी, ये वाली प्राइमरी है, ये तो पहले से ही कर रहा था, है ना, कोबाल्ट+3, इन 3 से प्राइमरी। अब जैसे 3 अमोनिया को देखता है, एक NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, वैसे ही इनसे केवल सेकेंडरी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव है, इनसे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई करता है और पूरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम यूं लिख दे सकते हैं, हम COCl3 NH3 होल थ्राइस, और पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे। ये तीनों क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगी और ये तीनों अमोनिया केवल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगी। बताया था आपको सेंट्रल मेटल प्लस वो सभी ग्रुप्स जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हो, चाहे केवल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हो या प्राइमरी के साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हो, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हो, उन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, किसी को बाहर नहीं रखेंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब हम वापस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये वैलेंसी ये वाली वैलेंसी डिसॉल्व हो जाएगी, ये वाला बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा, डॉटेड वाला ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये डॉटेड वाला डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो नॉर्मल वाला बॉन्ड है, जो कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाला बॉन्ड है, जिसकी नेचर पूरी ढंग से हम जानते नहीं है, कोवेलेंट टाइप की नेचर होती होगी, ऐसा बोला कोई, कोवेलेंट टाइप की नेचर होती होगी, है ना, वो टूटेगी नहीं। तो इसलिए तीनों क्लोराइड अलग नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी टूट गई, लेकिन ये तो दो धागों से जुड़े हुए, प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए, और ये तो अलग होंगे ही नहीं, इसलिए कोई फ्री क्लोराइड नहीं मिलेगा, कोई फ्री क्लोराइड नहीं। अब ये तीनों क्लोराइड फ्री क्लोराइड की तरह डिटैच नहीं होंगे, यहां से हटेंगे नहीं, इसलिए कोई पीपीटी नहीं मिलेगा, कोई पीपीटी नहीं मिलेगा, ये बता दिया। फिर कहा कि अब आगे बढ़ते हैं, इनका स्ट्रक्चर साथ साथ बनाते जाना आप, इसलिए इसको यूं दिखला दिया करेंगे फोर्थ वाले को। अब वापस थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, उल्टा चल रहे हैं अपन। इसमें क्या हुआ होगा, लोगों ने पूछा भाई साहब इसमें क्या होगा, तो उन्होंने कहा देखो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी तो इससे सेटिस्फाई होती 3 चीजों की, वो इससे सेटिस्फाई होती। अब सेकेंडरी वैलेंसी 6 थी, 3 के साथ ये 4 आ गए, और 4 में अब ये भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो 4 और 3 7 सेकेंडरी वैलेंसी, 7 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, जबकि सेकेंडरी 6 ही है। तो फिर ये कहेगा नहीं, एक से फिर सेकेंडरी वैलेंसी नहीं लूंगा। और मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर मोर प्रिफर्ड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर प्रिफर किए जाएंगे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो फिर इन चारों से सेकेंडरी कर देगा, फिर 2 क्लोराइड से सेकेंडरी रखेगा विद प्राइमरी, और 1 क्लोराइड से केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये बनाएंगे, ध्यान देना इसका COCl3 का, CO+3 अब क्या करेगा, 4 अमोनिया मिल गए, इसलिए 4 अमोनिया से तो 4 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ही लेगा 4 अमोनिया से। अब 2 क्लोराइड से सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा विद प्राइमरी, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा विद प्राइमरी, ठीक है। तो फिर 1 क्लोराइड कहां चला जाएगा, 1 क्लोराइड फिर बाहर, जो केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्लियर। तो इसको बाहर डाल देंगे, ठीक है। ये दोनों क्लोराइड प्राइमरी विद सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, ये केवल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई, प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए बाहर डाल दिया, ये सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए अंदर डाल दिया स्क्वायर ब्रैकेट के।
ये वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना दिया। अब पूछा कि इसके दो कलर क्यों बने, ग्रीन और वायलेट, तो कहा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक मिलेगी। एक वो होगा जिसमें ये दोनों सेकेंडरी वैल्यू सेटिस्फाई करने वाले सिस फॉर्म में होंगे 90 पर, और एक में ये दोनों यहाँ चाहे यहाँ या यहाँ और यहाँ या यहाँ और यहाँ ट्रांसफॉर्म में होंगे। तो इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, इस वजह से ये ग्रीन और वायलेट कलर के मिलेंगे। इसलिए दो कलर मिल रहे हैं क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी इन लिगेंड्स की। और इसी वजह से ये जो क्लोराइड है इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन, इसको जो है ना वो इस कंपाउंड को अपने को यूं लिख देना चाहिए फिर COCl2NH3 और एक Cl को बाहर ले लेना चाहिए। तो प्राइमरी वैलेंसी 2 और 1 3 सेटिस्फाई हो रही है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 और 2 6 सेटिस्फाई हो रही है। और इसलिए जब ये टूटता है, जब इसको वापस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये COCl2NH3 प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। ये वाला फ्री क्लोराइड इसके पास अवेलेबल होता है, और ये फ्री क्लोराइड अवेलेबल होने के कारण जब ये एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, ये वाला जो Cl माइनस है ये Ag प्लस के साथ कंबाइन होकर 1 मोल AgCl का पीपीटी दे देता है। इसलिए इससे केवल 1 मोल AgCl का पीपीटी ही मिल रहा है। फिर आगे बढ़े, इसको समझा दिया, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है अगला जो कंपाउंड है उसके अंदर जिसमें 2 मोल AgCl का पीपीटी मिल रहा है, इसको 3 क्लोराइड से में से एक क्लोराइड से ही सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। 5 सेकेंडरी वैलेंस यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, 2 क्लोराइड केवल प्राइमरी वैलेंस से सेटिस्फाई करने लगेंगे। इसका वर्नर स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, अमोनिया 5 अवेलेबल हो गए। जैसे जैसे अमोनिया अवेलेबल होते जाएंगे वैसे वैसे क्लोराइड को वो प्रिफर नहीं करेगा, एक क्लोराइड ही केवल अंदर रह जाएगा विद प्राइमरी वैलेंसी, और 2 क्लोराइड जो है वो बाहर आ जाएंगे जो केवल सेकेंडरी वैलेंसी को केवल प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। ये 2 क्लोराइड केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं इसकी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ये केवल सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो जो सेकेंडरी सेटिस्फाई करने लग जाते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लेना है, और इसको यूं लिख देंगे अपन COClNH3 और ये जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये टूट जाएगा COClNH3 2 प्लस 2Cl माइनस। तो इसलिए इसके पास 2 फ्री क्लोराइड अवेलेबल होंगे एक्वस मीडियम में, इसलिए 2 मोल AgCl का पीपीटी देगा। एक्सेस ऑफ AgNO3 तो खूब पड़ा है, जितना Ag प्लस चाहो उतना मिल जाएगा 1 मोल के रेस्पेक्ट में। क्लियर? ये इस तरह समझा दिया इसको, और फिर इसको यूं समझा दिया कि जब 6 के 6 अमोनिया अवेलेबल हो गए तो इनसे केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा CO+3, 6 अमोनिया से 6 जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसे सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले ग्रुप के रूप में ज्यादा पसंद है, और तीनों क्लोराइड को बाहर ले लिया जाएगा Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ओनली प्राइमरी ओनली प्राइमरी ओनली प्राइमरी, और इसको यूं लिख दिया जाएगा CONH3 Cl3, और जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो CONH3 प्लस 3Cl माइनस, इसलिए इसके पास क्या हो जाएंगे, ईच 1 मोल के पास 3 मोल फ्री क्लोराइड हो जाएंगे, और 3 मोल AgCl का पीपीटी मिल जाएगा। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि जब आप इसको डालते हो तो इस तरह से पूरा एक्सप्लेन किया। फिर एक बात और बता दी कि जब आप कंडक्टिविटी में जो ग्रोथ मिलती है ना, उससे भी सेम रिजल्ट मिलता है कि जब आप COCl3.3NH3 जो को जब आप डालते हो वाटर में तो कंडक्टिविटी कोई बहुत अच्छी नहीं मिलती, वेरी पुअर, नो कंडक्टिविटी है ना, नो कंडक्टिविटी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी। जब COCl3.4NH3 को डालते हो तो गुड कंडक्टिविटी मिलती है, COCl3.5NH3 को डालते हो तो वेरी गुड
मिलती है, वेरी गुड कंडक्टिविटी मिलती है, काफी ज्यादा ग्रोथ मिलती है कंडक्टिविटी के अंदर, क्योंकि आयंस बढ़ गए, COCl3.6NH3 हो तो वेरी हाई कंडक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि इसके पास आयंस है ही नहीं, इन एक्वस मीडियम नो आयंस, इसके पास 1 मोल के पास में 2 मोल आयंस है, इसके पास में जो है वो 3 मोल आयंस है, टोटल आयंस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आयन, टोटल आयंस बाय पर मोल कंपाउंड, इसके पास 4 मोल आयंस है, इसलिए जो कंपाउंड है इसका 1 मोल है और इसकी वजह से ये कंडीशन मिलती है। तो ये सारी बातें एक्सप्लेन हुई और वर्नर थ्योरी बहुत फेमस हुई, लोगों ने कहा वर्नर ने तो कमाल कर दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो, उसके बाद से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन होने लगे और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम हम सभी के लिए रखेंगे। तो हम कुछ कंपाउंड्स का वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए, वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड, वर्नर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड। जैसे अपन मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, CuNH3 4SO4, इसका वर्नर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इसके अनुसार ये Cu+2 स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये इस तरह बन जाएगा Cu+2, चारों के चारों अमोनिया इससे इस तरह जुड़ी रहेंगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, और सल्फेट 2-, ये इसकी 2 प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, +2 -2, और ये चारों इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरह से एक और देखो, AgNH3 इसको कैसे बनाया हमने? देखो Ag प्लस है, 2 अमोनिया 2 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे और क्लोराइड जो है वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, इसी तरह से वर्नर ने जो थर्ड फॉर्मूला K4FeCN6 इसको बताया कि भाई K4FeCN6 कैसे होगा? इसका Fe+2 स्टेट में 6 साइनाइड है, ये क्या है? 6 साइनाइड है, तो ये कैसे जुड़े हुए होंगे? इससे ध्यान दीजिएगा किस तरह से जुड़े हुए रहेंगे। तो इसको कैसे समझाया कि ये Fe+2 है, ये जो इसकी 6 साइनाइड जो है वो 6 को सेकेंडरी वैलेंस सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो 1 साइनाइड 2 साइनाइड 3 साइनाइड प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब +2 है तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी 2 ही है, प्राइमरी वैलेंसी 2 है तो दोनों से सेटिस्फाई हो गई। इन 4 से केवल सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवा रहा होगा Fe+2, तो इन चारों की प्राइमरी, क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो इनकी भी तो प्राइमरी वैलेंसी है, नेगेटिव आयन की प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? पॉजिटिव आयन से। पॉजिटिव आयन की प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से, सेकेंडरी वैलेंसी तो किससे भी सेटिस्फाई हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेगा? ये तो स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर डाल दिया, ये जो है ना K प्लस तो इनकी चारों की प्राइमरी वैलेंसी इससे सेटिस्फाई हो रही होगी। समझ आ गया एकदम अच्छी तरह से। नेक्स्ट था फोर्थ एग्जांपल, K3FeCN6। इसका ये जो Fe है ये +3 स्टेट में है, तो ये Fe+3 हो गया, तो ये 3 साइनाइड से अपनी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करवा लेगा।
प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी, 3 से केवल सेकेंडरी, और इन 3 की प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई हो होगी, तो ये हो जाएगा K3। ये तीनों के बाहर और ये क्लियर अच्छी तरह से। इस तरह से और भी हम बहुत सारा 5वां स्ट्रक्चर लिख लीजिए, Na2ZnCn4। इसको आप जो है वो Na2ZnCn4 को बना सकते हो खुद, इसको ट्राई करिएगा आप, ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। Na2ZnCn4 का वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, CrNH3 Cl2Br, ये आप लिखिएगा 5, 6, इसको भी आप खुद अपने आप लिखिएगा, इसका वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट NiCl4 Na2NiCl4, इसको भी लिखिएगा वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका भी। तो ये तीनों वर्नर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही मैंने आपको नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह शो कर दिया है। जिनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं विद और विदाउट प्राइमरी, जिनको बाहर रखा है वो केवल प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो पहले लिखा हुआ है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, वो इनकी कर रहा होगा प्राइमरी वैलेंसी, और जो बाद में लिखा हुआ है वो इसकी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये पॉजिटिव आयन है, इसकी नेगेटिव आयन से होगी, ये जो है वो नेगेटिव आयन है, इसकी पॉजिटिव आयन से होगी। ये तो पॉजिटिव आयन है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी इससे सेटिस्फाई होगी। पॉजिटिव आयन की प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से, नेगेटिव आयन की प्राइमरी वैलेंसी पॉजिटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। सेंट्रल मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी किसी से भी सेटिस्फाई होती है, चाहे नेगेटिव आयन, चाहे न्यूट्रल, चाहे पॉजिटिव आयन, कभी कभार। तो इस तरह से वर्नर ने ये सारी थ्योरी दे दी और वर्नर का तहलका मच गया। वर्नर जो है उसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। फिर जो है वो वर्नर थ्योरी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस उठने लगे, वर्नर थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन उठने लगे, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। भाई वर्नर थ्योरी की सीमाएं क्या है? एक तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो थे वो जनरली कलर्ड नेचर के, रंगीन होते थे प्राय, हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई ना कोई कलर का होता था। तो could not explain colored or colorless nature of complex compound। संकुल यौगिकों की, उपसंयोजक यौगिकों की रंगीन रंगहीन प्रवृत्ति को नहीं समझा पाया, कब रंगीन होगा, कब रंगीन होगा, क्यों होगा, है ना, कलर जो होता है वो क्यों होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर ही क्यों होता है, ये सब नहीं समझा पाया। दूसरा couldn't explain magnetic behavior of complex compound। तीसरा could not explain, कोई चुंबकीय व्यवहार नहीं समझा पाया, could not explain nature of bond between central metal, nature of bond formed during formed for satisfying, ऐसे लिख लो, formed for satisfying secondary valency of metal। वो कौन सा बॉन्ड है, वो वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होता, वो परफेक्ट ज्योमेट्री में क्यों रखता है, अपने चारों सेंटर मेटल के चारों तरफ परफेक्ट ज्योमेट्री में क्यों रहते हैं वो ग्रुप्स, इन सब बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और इन बातों को एक्सप्लेन करने के लिए आगे दी गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कलरनेस नेचर, मैग्नेटिक बिहेवियर और स्पेशली बॉन्ड फॉर्म्ड, बॉन्ड की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई वर्नर VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये होती है हमारी कंप्लीट वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने बहुत सारी बातें बताई, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक मेथडोलॉजी दी उसके लिखने की, उनके कई सारे बिहेवियर को समझा दिया, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में कौन सी मेटल जो है वो कुछ मेटल्स ही क्यों बनाती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब बातें बता दिया।
और इस तरह से बहुत सारी बातों को जवाब दिया, खूब फेमस हुई। लेकिन जिन जिन बातों को नहीं जवाब दे पाया उनके लिए फिर आगे बनाई गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।